नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7th विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 15 जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रकाश क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिबिंब यानी इमेज। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब के अंतर्गत प्रतिबिंब के ये जो दो प्रकार होते हैं इसे भी हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। चौथा टॉपिक हमारा रहेगा दर्पण यानी मिरर। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका समतल दर्पण होता है और दूसरा आपका गोलीय दर्पण होता है। तो दर्पण के अंतर्गत हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ये दोनों दर्पणों के बारे में भी पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गोलीय दर्पण जो होता है इसे फिर हम लोग सेपरेट में यहाँ गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अवतल दर्पण होता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम लोग इन दोनों दर्पणों के बारे में भी पढ़ेंगे। छठा टॉपिक हमारा रहेगा लेंस। और यहाँ हम लोग अवतल एवं उत्तल लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। और सातवां और आखिरी टॉपिक हमारा रहेगा सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो श्वेत अथवा रंगीन मतलब क्या है, तो उसे हम लोग वहाँ जो है वो जानने वाले हैं। तो बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं। वैसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और फिर आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि इस चैप्टर का क्या नाम है, तो प्रकाश है यानी लाइट है। तो सबसे वो क्या होता है, तो देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि प्रकाश जो भी आप प्रकाश देखते हैं वह एक तरह से ऊर्जा का एक रूप होता है। और इसके माध्यम से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी कि जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी कि प्रकाश जो है वो देखने का हम लोगों का एक माध्यम जो है वो हो जाता है। तो इस वजह से हम प्रकाश की उपस्थिति में कई सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि आप सपोज करें कि आपको यदि मैं यहाँ खड़ा कर दूँ और आपको मैं वृक्ष को देखने के लिए बोलूं, तो वृक्ष को आप कैसे देख पाते हैं पता है आप लोगों को, कि जैसे यहाँ से कोई प्रकाश जो है वो वृक्ष पे पड़ती है, यानी कि हमने यहाँ जो है कि सनलाइट को लिया है, तो सनलाइट जो है वो वृक्ष पे पड़ती है और वृक्ष से टकराने के बाद वो आपकी आंखों तक पहुँचती है और फिर आप जो है वृक्ष को देख पाते हैं। तो यहाँ आप एक प्रैक्टिकली ये देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि हाँ, हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाते हैं। वैसे प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो हम शायद वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। वैसे आप लोग कई सारे बच्चे सोच रहे हैं वस्तु को तो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, नहीं, उसके लिए आपको प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। जैसे कि आप अभी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारी लाइटें जो है वो जल रही होंगी, तो इस वजह से आप सभी वस्तुओं को देख पा रहे होंगे। जैसे ही अभी लाइट यदि कट जाए या लाइट का वो सारा सोर्स जो है वो बंद कर दिया जाए, आपको आंख रहते हुए भी आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब एक और पॉइंट आपको प्रकाश से रिलेटेड रखना है कि प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गमन करती है। यानी कि यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे रे आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा जो सनलाइट का है। तो आप सभी किरणें जो है वो एक सीधी व सरल रेखा के रूप में पाते होंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में आप पाते होंगे। तो इसलिए हम लोग ये इस चित्र से कह सकते हैं और ये समझ भी सकते हैं कि हाँ, प्रकाश जो है वो सीधी व सरल रेखा में गमन करती है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में प्रकाश से संबंधित मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई वो शायद आप पा रहे होंगे। अब दूसरा और प्यारा टॉपिक्स हमारा रहेगा वो रहेगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम यहाँ अब प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी चमकीले सतह से टकराने पर उसकी दिशा बदल जाती है। प्रकाश द्वारा घटित इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, मैं यदि आपको परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन को समझाने का प्रयास करूं तो सिंपल में आप लोगों को ये समझना है कि कोई भी सतह, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई सतह है
और यहाँ जो है कोई प्रकाश यदि पड़ रहा है, यदि कोई प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश जो है अपनी दिशा बदल लेती है। जैसे कि इस दिशा से प्रकाश आई और टकराने के बाद ये इस दिशा में जो है वो चली गई। तो प्रकाश की यही घटना जो है ना वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वैसे यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि वैसे देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि परावर्तन जो है वो सभी जगह होता है, यानी कि सभी वस्तुओं में प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन परावर्तन को समझने के लिए, देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक चमकीला या चिकना सतह का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सहायता लेते हैं और उसके माध्यम से हम प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको एक चिकना या चमकीला सतह दिखाई दे रहा होगा और यहाँ कोई प्रकाश जो है इस ओर से इस तरह से आ रही है और ये अपनी दिशा जो है कि परावर्तित होने के बाद, टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई, यानी कि अपनी दिशा जो है वो बदल लेती है और वो इस दिशा से आई और इस दिशा की ओर चली गई। और प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहीं अब मैं यहाँ किसी दूसरे सतह को लेता, जैसे कि कोई खुरदरा सतह होता, यहाँ इस तरह से जो आप ये पाथ देख पा रहे हैं प्रकाश का, इस तरह से स्पष्ट रूप से वो खुरदरा जो सतह होता, रफ सतह होता, वहाँ शायद इस तरह से आपको पाथ जो है वो नज़र नहीं आता और आप शायद कहते हैं कि हाँ प्रकाश का परावर्तन तो नहीं होता, ये झूठी बात है। जबकि चिकना सतह पे आप देखिएगा तो सच में आपको इस तरह से कोई पाथ जो है वो नज़र आएगी और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश का परावर्तन बेसिकली क्या है, तो किसी चमकीले सतह से टकराना और फिर इसकी दिशा जो है वो बदल जाना, यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग दर्पण, जल एवं कोई भी पॉलिश सतह ले सकते हैं जिससे आप प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं। पॉलिश सतह में जैसे आपके घर के कोई चम्मच वगैरह स्टील के हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, थाली हो सकते हैं, ये सभी एक अच्छे परावर्तक होते हैं प्रकाश के। तो शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब नोट में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो दर्पण होता है। इसलिए आपकी किताबों में हमेशा जो है प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश से संबंधित कोई भी घटना हो, वहाँ दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और मैं भी आप लोगों को दर्पण के उदाहरण से ही बहुत सारी बातें जो है वो बताऊँगा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा परावर्तन होता है प्रकाश का। तो आप शायद ये समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। ये भी बहुत प्यारा टॉपिक्स है और ये बहुत ही आसान भी है और इसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होता है, तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। आकृति यानी कि एक तरह से कह सकते हैं छवि, फोटो बन जाती है और इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि कोई भी दर्पण हो, जैसे कि आप ये एक दर्पण देख सकते हैं और यहाँ ये लड़का जो है वो खड़ा है और इसकी आकृति आप दर्पण के अंदर जो है वो देख पा रहे होंगे और यही आकृति, यही छवि क्या कहलाता है, तो प्रतिबिंब कहलाता है, यानी कि इमेज कहलाता है। तो सिंपल में आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में यही समझना है। अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से ही जो है वो स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि वास्तविक यानी कि रियल प्रतिबिंब, यानी कि ये वास्तविक चीज़ों को बताता है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब की एक खास बात ये है कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रतिबिंब जो है वो तो सभी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने ही बनता है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आप इस चित्र में और इस चित्र में आप देखें तो थोड़ा आपको अंतर जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ आप इमेज को देख पा रहे हैं कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि ये अंदर यानी कि उधर पीछे बन रहा है। इस वजह से ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ हमें आभास हो रहा है कि यहाँ कोई है जबकि कोई नहीं है। ये लड़का तो यहाँ है लेकिन इसकी छवि जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरह से वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो नहीं होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये
मैडम जी जो है ये इस दर्पण में अपना हाथ जो है वो दिखा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस दर्पण में ये प्रतिबिंब जो है वो सामने बन रहा है। अब आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि कौन सा दर्पण है, आपको यहाँ समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ आप दर्पण में देख पा रहे होंगे कि ये जो हाथ है ये दर्पण के आगे बन रहा है, यानी कि सामने बन रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो ये हाथ का प्रतिबिंब बन रहा है ये एक तरह से वास्तविक प्रतिबिंब है, और इसे आप चाहें तो पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है। अब आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि इसमें जो है कि एक तरह से हम लोग कल्पना ही करते हैं। तो कल्पना जो है वो क्या होती है, हमेशा तो झूठी ही होती है, आप तो कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड जो है होंगी, भगवान न करे कि गर्लफ्रेंड आपकी कोई हो, लेकिन जिनकी होंगी तो वो शायद ये सोच रहे होंगे, ये कल्पना करते होंगे कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है उनके जैसा तो पूरी दुनिया में कोई लड़की है ही नहीं, जबकि ऐसा तो हम कल्पना कर रहे हैं, सच तो हमें पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी क्या होता है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, यानी कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि एक तरह से कल्पना करते हैं, इसीलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये लड़का खड़ा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पीछे बन रहा है, जबकि लड़का तो यहाँ है लेकिन ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है दर्पण के पीछे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक तरह से आभास करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि यहाँ भी हम हैं। तो इसलिए ये प्रतिबिंब जो हो जाता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है, और इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो प्रतिबिंब जो होते हैं वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो शायद आप प्रतिबिंब को भी समझे होंगे, और प्रतिबिंब के जो ये दो प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है या पीछे बनता है, या किसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है दर्पण यानी मिरर। तो यहाँ से अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्पण ये क्या होते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं यदि आप लोगों को सिंपल में बताऊं ना, तो मिरर जो होता है ना, आप अपने घरों में जो वो आईना चेहरा देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वही एक तरह का दर्पण होता है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि दर्पण जो है वो कई तरह के होते हैं। आपके घरों में जो दर्पण हैं वो एक अलग प्रकार के दर्पण होते हैं, बाकी अन्य जगहों में जो दर्पण पाए जाते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। तो उसी को हम यहाँ जो है पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि वो जो आईना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि दर्पण एक ऐसा चमकदार पॉलिश की हुई वस्तु है जो कि अपने ऊपर गिरने वाले ज़्यादातर प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देता है। यहाँ गिरने होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। तो दर्पण क्या होता है कि बेसिकली दर्पण एक चमकीला यानी कि चमकदार पॉलिश किया हुआ सतह होता है। आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, तो इसके एक साइड हम लोग जानते हैं कि एक चमकीला पॉलिश किया हुआ सतह है, और एक पीछे जो है एक लेप लगा दिया जाता है ताकि इस पर जो भी प्रकाश पड़े ये सारी प्रकाश को क्या करे, परावर्तित कर दे, यानी कि रिफ्लेक्ट कर दे। तभी तो हम अपना चेहरा जो है वो आईना में देख पाते हैं। तो दर्पण एक वस्तु है जो एक छवि को दर्शाती है, यानी कि एक फ़ोटो को जो है वो बनाती है। तो इस पॉइंट से भी आप दर्पण को जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। तो दर्पण के बारे में ये बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, एक आपका होता है समतल दर्पण और दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, ये समतल दर्पण एक ही टाइप के होते हैं। जबकि गोलीय दर्पण देखा जाए तो वो उत्तल दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण होते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण को देख लेते हैं, फिर सेपरेट में हम लोग गोलीय दर्पण को देखेंगे, क्योंकि इसके जो दो प्रकार हैं उत्तल और अवतल वो काफ़ी महत्वपूर्ण दर्पण है, और वहाँ से ही जो हमारा एग्ज़ाम है, एग्जामों में जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली समतल दर्पण क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समतल, यानी कि जिसकी सतह जो है वो समतल हो, यानी कि फ्लैट हो, उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, तो समतल दर्पण कहेंगे। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल यानी कि फ्लैट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ जो ये दर्पण देख पा रहे होंगे, इस दर्पण का जो सतह है, यहाँ ये सतह आपको समतल दिखाई दे रहा होगा, फ्लैट दिखाई दे रहा होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि सीधा दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के जो दर्पण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली समतल दर्पण क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अब यहाँ समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि किस टाइप का समतल दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग यहाँ कुछ समतल दर्पण के द्वारा जो बनाए गए प्रतिबिंब होते हैं उसके हम गुणों को यहाँ थोड़ा देखेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको अच्छे से समतल दर्पण को समझना हो तो आप जो अपने घरों में आईना देखते हैं ना, वो समतल दर्पण ही होता है। और उसे आप देख करके इसके द्वारा जो भी इमेज बनाया जाता है, अभी हम लोग वैसे समझेंगे, वहाँ भी आप एक प्रैक्टिकली जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वस्तु के आकार का बनाया जाता है। जैसे कि आप इस इमेज से मैं इस पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप लोग तो जान ही रहे हैं, ये एक प्रकार का समतल दर्पण है और यहाँ आप ये जो लड़का देख रहे हैं इसे आप वस्तु मान सकते हैं। और इसका जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि इमेज जो बन रहा है, ये जितने साइज का यहाँ दिखाई दे रहा है उतने साइज का आप यहाँ भी इसे जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यदि आपको यहाँ ना समझ में आ रही हो तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि 3 अलग अलग वस्तु हैं और तीनों का साइज जो है वो अलग अलग मैंने रखा है। और यहाँ आप ये समतल दर्पण देख रहे हैं और इसमें इसका प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है। आप बड़े को बड़ा ही देख रहे हैं, मंझले को मंझला ही देख रहे हैं और छोटके को छोटका ही देख रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि हाँ, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। यानी कि ये जैसे कि आईना है, इसके सामने इधर जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब भी जो है उसके पीछे जो है उतना ही दूरी पर बनेगा। जैसे इस चित्र के माध्यम से भी इस पॉइंट को समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे आपको पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये पेड़ आपको इधर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये इधर काफ़ी दूर है, तो इसलिए यहाँ प्रतिबिंब भी आप इधर अंदर काफ़ी दूर में देख रहे होंगे। यदि आपको इससे नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक वस्तु रखी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जितनी दूर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि आप जो इसका प्रतिबिंब बनाए समतल दर्पण में, यहाँ भी वो उतनी ही दूर पे है। तो इससे ये पता चलता है कि समतल दर्पण में बेसिकली होता क्या है कि आप दर्पण से वस्तु को जितनी दूर रखेंगे, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर जो है वो बनता है। इसलिए तो कहते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे ना बन करके दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। और इसलिए तो कहा जाता है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है, एक तरह से झूठा होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ प्रतिबिंब जो है बना है तो कोई है, बट वहाँ कोई होता नहीं है। तो आप ये भी पॉइंट जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। अब तीसरा है कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक तरह से झूठा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, क्योंकि यहाँ आप जैसे कि ये लड़का को देख रहे हैं, यहाँ भी आप इस लड़के का एक जो है छवि आप देख पा रहे हैं, जबकि लड़का सच में यहाँ है। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ भी है, तो इसलिए ये आभासी होता है, यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं कि यहाँ कोई है। जबकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जैसे है इधर दर्पण में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। बस इसमें एक पॉइंट जो है वो मिसिंग होता है, अभी आपको वो भी पता चलेगा। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ भी समझा दूँ। जैसे आप आभासी को समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एक समतल दर्पण लिया है और यहाँ से मान लेते हैं कि आप मोमबत्ती को देख रहे हैं दर्पण में। तो मोमबत्ती यहाँ है तो जितना दूर यहाँ है तो यहाँ भी इसका छवि इधर बनेगा और यहाँ आप मोमबत्ती को यहाँ देखेंगे, जबकि एक्चुअल देखा जाए तो मोमबत्ती तो यहाँ है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं कि कैंडल जो है हमारा
यानी कि मोमबत्ती यहाँ है जबकि मोमबत्ती सच में यहाँ है, क्योंकि यहाँ से जैसे प्रकाश टकराएगी तो ये इधर की ओर जाती है और यहाँ से टकराएगी तो इधर की ओर जाएगी। सॉरी, इसमें ऐसे होता है कि जैसे कैंडल को हमें देखना हो तो कैंडल से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों तक आता है, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को समझने के लिए वैसे तो यहाँ से बहुत सारी प्रकाशें आ रही होती है, बट हमें किसी ऑब्जेक्ट को यदि समझना हो कि उसकी स्थिति क्या है और वो कहाँ उसका छवि बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ही प्रकाश की सहायता लेते हैं। दो ही प्रकाश की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ दो ही प्रकाश को लिया गया है, और आप जितने भी प्रतिबिंब से रिलेटेड जो भी आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो वहाँ दो ही प्रकाश का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से जैसे ये प्रकाश यहाँ से यहाँ आ गया तो ये तो इधर आ रहा है, जबकि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश जो है कुछ इधर से आ रही है, और इसलिए इसे हम लोग एक तरह से काल्पनिक तौर पे जो है किससे डॉट डॉट में हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं, और हमें एक छवि जो है यहाँ प्राप्त होती है। जबकि ये छवि कैसी होती है, तो आभासी होता है, जिसे हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। तो शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि आभासी प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है। अब समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व परिवर्तित यानी कि लेटरल इन्वर्स होता है। ये पॉइंट जो है वो समझने लायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि समतल दर्पण की एक खास बात है, पार्श्व परावर्तित का मतलब होता है कि आपको, जैसे कि ये लड़का है, इसका जो ये दाहिना हाथ है ये इसमें बायां लगेगा, और इसका बायां हाथ जो है इसमें क्या लगेगा, दायां लगेगा। यानी कि पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि कुछ आपका साइड जो होता है वो आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि आपको इस छवि में मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये कोई लड़का है, यहाँ इसका प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसका बायां हाथ है, और यहाँ जब ये आप देख रहे हैं तो यही बायां हाथ यहाँ दायां लग रहा है, और ये दायां हाथ यहाँ क्या लगेगा, तो बायां लगेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि पार्श्व परिवर्तित, यानी कि इसका जो हाथ लेफ्ट राइट है यही सिर्फ चेंज होता है, दायां बायां लगता है और बायां दायां लगता है, बाकी सभी चीज़ें जो है वो सेम होती है। इसलिए आप लोग, शायद पता होगा आप लोगों को कि आप लोग देखते भी होंगे कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो आपका उल्टा लिखा हुआ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जो है फर्श परिवर्तित करता है, तो साइड का चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो भी एम्बुलेंस को पीछे देख रहे हो, पीछे देख रहे हो गाड़ी वाले, आगे वाले, तो वो आसानी से जो है उन चीज़ों को सही पढ़ पाए कि एम्बुलेंस आ रही है, तो इस वजह से वहाँ जो है उल्टा लिखा जाता है। तो ये आप शायद यदि ध्यान दिए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। वैसे कोई बात नहीं है, आप इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि दायां बायां होता है और बायां दायां होता है। अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं, जो कि एक दर्पण का ही प्रकार होता है, और ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम लोग गोलीय दर्पण यानी कि एस्फेरिकल मिरर को अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, गोलीय यानी कि ये गोल होगा। तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह उभरा हुआ तथा दूसरा सतह धंसा हुआ होता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बताता हूँ। आपको ये समझना है कि जैसे ये मैंने तो गोलीय दर्पण लिया है, लेकिन गोलीय दर्पण गोल होता है और इसका एक सतह जो है ना वो उभरा हुआ होता है, यानी कि उठा हुआ होता है, और एक सतह जो होता है वो धंसा हुआ होता है। इस वजह से गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। यहाँ यदि आप समझ गए तो आप अवतल को भी आसानी से समझ लेंगे और उत्तल को भी आसानी से जो है वो समझ लेंगे। तो यहाँ मैं गोलीय दर्पण को आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो यहाँ ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका जो है एक तरह से उत्तल दर्पण हो जाता है, और ये जो धंसा हुआ भाग है ये आपका थोड़ा सा धंसा हुआ लग रहा है, तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है। इसलिए गोलीय दर्पण को यदि हमको एक तरह से परिभाषित करना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का एक सतह जो है वो उभरा हुआ होता है और एक सतह जो है वो धंसा हुआ होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और आप लोगों को ये जाननी चाहिए कि यही गोलीय दर्पण से काट करके हमारा जो है अवतल और उत्तल जो है
वो बनाया जाता है, तो इसलिए ये गोलीय दर्पण का एक तरह से प्रकार हो जाता है, पार्ट हो जाता है। तो शायद आप ये बातें समझ पा रहे होंगे कि गोलीय दर्पण से ही अवतल और उत्तल को जो है वो बनाया जाता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है, तो ये दोनों दर्पण उसमें शामिल होते हैं। तो इसी के लिए ऐसे ही हम लोग एक तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक सतह जिसका उठा हुआ हो और एक सतह जिसका धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण कह सकते हैं। ये बहुत ही एक तरह से सिंपल है। और आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि गोलीय दर्पण जो है ना, एक बड़े खोखले का भाग होता है, वहीं से जो इसको जो है एक तरह से निकाला जाता है और फिर उससे काट करके आपका अवतल और उत्तल को जो है वो बनाया जाता है। तो इसलिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, एक आपका अवतल होता है, एक आपका उत्तल होता है, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो आप लोग भी इसका जो है डिफिनेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये अवतल है, यानी कि इसका हिस्सा जो है वो धंसा हुआ होगा। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक समझते हैं, जहाँ प्रकाश की किरणें पड़ती है उसे हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं दर्पण का, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये गोलीय दर्पण है, इसे यदि मैं एक हिस्सा इसका ये हिस्सा जो है वो काट करके इस तरह से निकालूं, और यदि मैं इसे अवतल दर्पण बनाना चाहूँ तो इसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। तो प्रकाश की किरणें किधर पड़ेगी, इधर अंदर की ओर पड़ेगी, और ये हम यहाँ जो है वो लेप चढ़ा देंगे ताकि इधर से जो है प्रकाश जो है यहाँ से परावर्तित हो सके। तो इस तरह से हमारा अवतल दर्पण जो है वो बन जाता है। तो कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बस आपको लेप जो है वो ऊपर की ओर रखना है और परावर्तक सतह किधर रहेगा, तो अंदर की तरफ रहेगा। ये भी आपका अवतल दर्पण हो जाता है। और इस तरह से भी आप जो है वो अवतल दर्पण बना सकते हैं। परावर्तक सतह अंदर की ओर रहेगा और ऊपर की ओर आप ऐसे लेप जो है वो चढ़ा दिया जाता है, और इस तरह से भी आपका जो है अवतल दर्पण होता है। जैसे कि आप यहाँ ये लेप चढ़ा दें तो परावर्तक सतह जो है वो अंदर की तरफ रहता है। बस आपको ये खाली ध्यान में रखना है कि इसका परावर्तक सतह जो है वो अंदर की रहेगा, यानी कि प्रकाश की किरणें जो है वो अंदर की ओर पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक एवं आभासी, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि सच्चे भी बनाते हैं और झूठे भी बनाते हैं। और वस्तु से बड़ा और छोटा एवं बराबर, यानी कि ये तीनों अलग अलग टाइप का साइज में यदि देखा जाए तो ये तीन अलग अलग साइजों में ये प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है और बराबर भी बना सकता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब यहाँ हम लोग अवतल दर्पण के कुछ उपयोग को देखेंगे कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी उपयोग जो है अवतल दर्पण का किया जाता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वास्तविक भी बनाया जाता है और वस्तु से बड़ा भी बनाया जाता है। तो आसानी से शेविंग करते समय हम अपने दाढ़ी जब लोग बनाते हैं तो वहाँ उनकी छवि जो है थोड़ी बड़ी नज़र आती है और वास्तविक नज़र आती है, तो वो सही से अपना जो है शेविंग कर पाते हैं। तो ये आप एक ध्यान में रख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो डॉक्टरों के द्वारा दांत, आँख, नाक, कान की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोग देखे ही होंगे, यहाँ आँख, दांत, यदि आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ ये आप दर्पण देख पा रहे होंगे। ये जो दर्पण होता है ये अवतल दर्पण ही होता है। यहाँ भी आप अवतल दर्पण देख पा रहे हैं और इससे आसानी से छोटी चीज़ें जो है वो बड़ी नज़र आती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग इन चीज़ों में किया जाता है। तीसरा, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में, अग्रदीप का मतलब आप लोग समझिएगा आगे का जो द्वीप लगा होता है, यानी कि हेडलाइट जो होता है वहाँ किया जाता है। ये यहाँ जो आप देख सकते हैं कि इस ऊपर जो ये एक दर्पण होता है, शीशा जो आप देखते होंगे, वो आपका अवतल दर्पण ही होता है। और टॉर्च में भी ऊपर में आप एक शीशा देखते हो, वो भी आपका अवतल दर्पण ही होता है। और यहाँ आपका जो है एक तरह से इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह जो है वो इकट्ठा करता है, यानी कि एक तरह से बिखरने नहीं देता है। अवतल दर्पण की एक खास बात होती है। तो इसलिए ये इसका उपयोग जो है यहाँ आपको हेडलाइट और ये टॉर्च, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वह यदि आपसे एग्जामों में पूछे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप इन 3 पॉइंट को जो है वो ध्यान में रखकर वहाँ लिख सकते हैं।
अब आगे हमारा है उत्तल दर्पण। तो यहाँ से हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, जो कि एक गोलीय दर्पण का ही प्रकार है। तो आप लोग बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, यानी कि जिसका परावर्तक सतह जो है वो उठा हुआ हो, यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है, बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ उठा रहता है, उभरा का मतलब उठना होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये हमारा गोलीय दर्पण था और इससे यदि काट करके हम एक हिस्सा निकालें तो परावर्तक सतह किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि प्रकाश की किरणें इधर पड़ेगी, तो हमारा दर्पण जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाता है। और यदि पूछें कि आपसे कि ये कौन सा दर्पण है, तो अभी आप शायद नहीं बता सकते। जब मैं स्पष्ट कर दूं कि परावर्तक सतह इसका ऊपर की तरफ रहेगा और इधर हम लोग लेप लगाएंगे, तो ये हमारा जो है वो उत्तल दर्पण बन करके तैयार हो जाता है। उसी तरह इस तरह से भी देखें तो परावर्तक सतह तो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, तो दर्पण जो है वो लेप जो है हमारा अंदर की तरफ होगा, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। और इस तरह से भी परावर्तक सतह ऊपर की तरफ रहेगा और लेप हमारा जो है वो अंदर की तरफ रहेगा, तो ये भी हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। तो इस टाइप से आप जो है उत्तल दर्पण को अपने से भी बना सकते हैं। अब उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, यानी कि इससे हमेशा झूठा प्रतिबिंब बनता है और सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग को देख लेते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर, पार्श्व का मतलब होता है पीछे देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप ये जो गाड़ी का ये आप आईना देख पा रहे हैं ना, ये पीछे देखने के लिए किया जाता है, यानी कि पार्श्व ये दर्पण होता है पीछे देखने के लिए, साइड मिरर इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपका उत्तल दर्पण ही होता है। तो यहाँ जो है इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाज़ारों पर लगे प्रकाश लैंपों में भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आप लैंप देखते होंगे सड़कों पे, इसमें भी एक शीशा लगा हुआ होता है और ये शीशा कोई और शीशा नहीं होता है, वो जबकि वो कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। और ये प्रकाश को ज़्यादातर ये क्या करता है, बिखारता है, यानी कि फैलाता है, तो आसानी से दूर तक जो है वो लाइटें प्रकाश जो है वो पहुंच पाती है। तो इस वजह से यहाँ जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए। तो वहाँ तो हमने गोलीय दर्पणों के दो प्रकार को देख लिए, जैसे कि अवतल, उत्तल, और वो क्या होते हैं, किस तरह से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, उसके क्या क्या उपयोग हैं, उसको हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। अब यहाँ से हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस आखिर क्या होता है, जिसे हिंदी में आपका जो है वो ताल भी बोला जाता है। तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। सबसे पहले ये आपको पारदर्शी माध्यम समझना पड़ेगा। पारदर्शी हम उसे कहते हैं जिससे प्रकाश जो है वो आसानी से पार हो सके, यानी कि जो जिससे प्रकाश जो है वो पार हो पाएगा उसे हम लोग एक तरह से पारदर्शी पदार्थ या एक तरह से पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं। और यही पारदर्शी माध्यम आपका लेंस भी होता है, बस इसमें दो गोलीय पृष्ठों यानी कि दो गोलीय दर्पणों की सतह को जो है मिला करके जो है वो लेंस बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह से जैसे गोलीय दर्पण से एक हिस्सा मैंने काट लिया और फिर दूसरा हिस्सा यदि इस तरह से ऐसे काट लें और दूसरा हिस्सा इस तरह से काट लें, तो ये हम इस तरह से दो अलग अलग सतहों के द्वारा जो होता है हम लेंस बनाते हैं। और ये क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, यानी कि यहाँ से प्रकाश जो है वो आसानी से जा पाता है। जैसे कि आप यहाँ अभी देख रहे हैं, अभी वैसे मैं आगे जाऊँगा। वैसे आपको लेंस के बारे में सिंपल में ये समझना है कि लेंस का जो उपयोग होता है वो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जिनको आँखों में दिक्कतें होती हैं तो वहाँ देखते होंगे कि आप चश्मों में भी लेंस लगाया जाता है, दूरबीन में भी लेंस होता है, सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं वहाँ भी जो है वो लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस के काफ़ी उपयोग हैं और आप लोग देखते भी होंगे। वैसे मैं आप लोगों को एक आवर्धक लेंस बताऊं, यहाँ आप देख सकते हैं ये आवर्धक लेंस होता है, ये आप ज़रूर इसका इस्तेमाल किए होंगे। वैसे इसमें उत्तल लेंस होता है और ये आप देखते होंगे कि छोटे छोटे अक्षरों को आपको बड़ा करके ये दिखाता होगा। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। तो आप लोगों को लेंस कुछ और नहीं समझना है, बस यही होता है। सिंपल में आपको अपना जो है मतलब अपने बारे में अपने तरीके से इसके बारे में सोचना है ताकि लंबे समय तक ये चीज़ें
याद रहे। अब हम लोग जानते हैं कि लेंस का देखिए वैसे कोई दो ही प्रकार नहीं होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किन 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 गोलीय दर्पणों के सतह का उपयोग करके आप जो है वो बनाते हैं, क्योंकि इसमें उत्तल अवतल को साथ में मिला करके भी बनाया जा सकता है, सिर्फ उत्तल भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग ये मान के यहाँ चलेंगे कि ये ऐसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उत्तल लेंस के दो ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका होता है लेंस के दो ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका एक उत्तल लेंस होगा और दूसरा होगा अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है। तो वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि उत्तल लेंस कैसे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका उत्तल लेंस ही होता है, यानी कि ये जो लेंस होता है कुछ इस तरह से इसको बनाया जाता है और इसका जो बीच का सतह होता है ये उठा हुआ होता है, यानी कि किनारे की अपेक्षा ये आपका किनारा हो गया और ये बीच का हिस्सा हो गया, ये जो है वो उठा हुआ होता है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, उठा, या आप मोटे भी मान सकते हैं कि ये मोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अभिसरित का मतलब होता है अंदर की ओर मोड़ना, यानी कि अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस की एक खास बात ये होती है कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये भी उत्तल लेंस ही होता है, ये बीच का हिस्सा आप मोटा देख पा रहे होंगे तो ये उत्तल लेंस है। अब इस पर जो भी प्रकाश पड़ेगा, जैसे कि यहाँ बहुत सारी प्रकाशें उधर से आ रही है, ये सभी प्रकाश को एक जगह क्या करता है, केंद्रित कर देता है, यानी कि एक जगह मोड़ देता है, अभिसरित कर देता है। इसका मतलब ही होता है अभिसरित होना। इस वजह से उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब नोट में आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी एवं उल्टा और सीधा, छोटा, बड़ा एवं बराबर प्रतिबिंब बनाया जाता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वास्तविक और आभासी ये दोनों टाइप का बनाया जाता है। उल्टा भी बनाया जा सकता है, सीधा, छोटा, बड़ा एवं वस्तु के बराबर भी जो है वो प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इतने, यानी कि प्रतिबिंब के जितने एक तरह से स्वभाव हो सकते हैं वो सभी स्वभावों को ये उत्तल लेंस जो है वो दर्शाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हमारा अगला लेंस जो है वो है अवतल लेंस। तो यहाँ हम लोग अवतल लेंस को समझते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं उसे अवतल लेंस कहा जाता है। यानी कि ये जो किनारा होता है इसमें किनारे की अपेक्षा बीच में जो है ये पतला होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आप इस इमेज में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये बीच में आपको पतला नज़र आ रहा होगा। किनारे तो काफ़ी चौड़ा है, ये पतला है। तो इस टाइप के जो लेंस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अपसरित का मतलब होता है बाहर की ओर मोड़ना, यानी कि अपसरित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यानी कि ये जो अवतल लेंस है ये क्या करता है, इसके ऊपर जितने भी प्रकाशें पड़ेगी ये सभी प्रकाश को क्या करेगी, अपसरित कर देगी, यानी कि अपने से दूर भेज देगी, यानी कि फैला देगी। और इस वजह से इस टाइप के जो दर्पण होते लेंस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी प्रकाश को क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है, यानी कि फैला रहा है। और इस वजह से इस टाइप के जो लेंस होते हैं उसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखें ये आपका अवतल लेंस है, जैसे यहाँ कोई भी प्रकाश पड़ेगा तो ये अपने सभी प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा, यानी कि अपने से दूर जो है कि इस तरह से भेज देगा। तो इस वजह से अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि उत्तल लेंस में आप देखते होंगे कि एक जगह ये क्या करता है, इकट्ठा कर देता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते थे, अभिसारी लेंस बोलते थे। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस इसके अलग दो नाम भी हैं, तो ये आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब आप लोगों को नोट में ये ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। यहाँ आप थोड़ा अलग समझिएगा, आभासी एवं सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, हमेशा, यानी कि हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया होगा कि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का नेचर होता है वो वहाँ हम लोगों ने उत्तल दर्पण में देखा था,
और वहाँ जो अवतल दर्पण में हम लोगों ने प्रतिबिंब का नेचर देखा था, यहाँ हमने उस नेचर को उत्तल लेंस में देखा। तो ये भी आप अपोजिट में एक ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। वैसे आप अपने तरीके से भी इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, यानी कि यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सूर्य का प्रकाश जो है वो श्वेत है अथवा रंगीन है। वैसे देखने से तो हमें लगता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो एक ही रंग का है, यानी कि हमें तो सफ़ेद ही कलर का दिखता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश जो है, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये श्वेत प्रकाश क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण, वर्ण का मतलब आप लोगों को रंग समझना है, वर्ण होते हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें सिर्फ एक ही कलर नहीं होता है, बल्कि उसमें कई 7 अलग अलग रंग जो हैं वो पाए जाते हैं, और उस सारे 7 रंगों के जो प्रकाश होते हैं उसे हम लोग सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वो कहते हैं। यानी कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों यानी रंगों का एक मिश्रण होता है, मिला जुला, इसमें 7 अलग अलग कलर जो है वो मिले हुए होते हैं। अब आप लोगों को यदि ये एक्चुअल में देखना हो कि सूर्य के 7 अलग अलग जो प्रकाश के रंग हैं वो किस प्रकार के हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रिज्म की सहायता से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ प्रिज्म की सहायता से सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है, ये संभव है। प्रिज्म की सहायता से आप सूर्य के 7 प्रकाश को अलग अलग रूप में ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सूर्य का ये श्वेत प्रकाश मैंने प्रिज्म से गुजारा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में जो है वो विभाजित हो गया, यानी कि अलग अलग हो गया। और वो कौन कौन से अलग अलग रंग हैं, तो आपको लाल दिखाई देगा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ये 7 अलग अलग कलर आपको श्वेत प्रकाश में दिखाई देंगे। और इसी को एक तरह से स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, और इसमें 7 अलग अलग रंग पाए जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर आपका लाल होता है और सबसे नीचे बैंगनी। तो शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा क्या है। तो यहाँ से ये वीडियो यानी कि ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा।